बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो कैसे हम देखें चीजें कुछ हटकर हो रही हैं। जिस डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा था कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जंग में शिरकत कर सकते हैं, अचानक से वो आते हैं, उनके प्रवक्ता आते हैं, कहते हैं कि नहीं, हाँ हमें अब 10 से 12 दिन चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस कह रहा है कि नहीं, हम बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। और नॉर्थ कोरिया किम जोंग जुन कह रहा है कि गलती से भी अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो हम भी तैयार हैं। चाइना की तरफ से लगातार वेपन्स की सप्लाई ईरान को जारी है। ईरान के पीछे लामबंदी, लेकिन इजराइल के पीछे एक चुप्पी। कैसे देख रहे हैं ये जो खेल पलटा है पिछले 24 घंटे में? देखिए, ये वॉर अब पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। जहां तक आप देख रहे थे ना कि सिर्फ ईरान प्लस इजराइल ये दो आपस में एंगेज थे, तो अमेरिका बहुत अच्छे से देख रहा था। बाकी देशों को भी लग रहा था शायद 2-3 दिन चलेगी, जैसे भारत पाकिस्तान ने किया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आए, बड़े देश आगे आए, सुपर पावर्स को लगा कि हालात और भी खतरनाक बन रहे हैं, तो फौरन से हमने देखा कि 72 घंटों के अंदर ही सब कुछ हुआ। उन्हीं 72 घंटों में जंग बहुत हद तक खत्म की गई, आग पर पानी भी डाला गया। लेकिन जहां तक इस वॉर की बात है, ये ओपन हो गई है। जिन जिन देशों का आपने नाम लिया है, ये अब तक ये देख रहे थे शायद चीजें रुक जाए, लेकिन जब इनने देखा कि एक वो दायरा जहां से न केवल ईरान और इजराइल के बल्कि बाकी देशों के जो उनके अलाइज हैं, जो कहीं ना कहीं किसी के साथ ग्रुप्स में है, किसी के साथ हथियारों की डीलिंग है, किसी के साथ समुद्री रास्ते से व्यापार होता है, किसी के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से कोई कारोबार करता है, हर एक देश को लगा कि शायद अब चीजें बाहर जा रही हैं और ये मेरे पर्सनल और नेशनल इंटरेस्ट पे खतरा बन गई हैं। उस समय आप नॉर्थ और ये देखिएगा एक और फ्रंट पे जो लड़ाई शुरू हुई है उस पे तो बाद में आएंगे, लेकिन यहां पर दोनों तरफ से हमले होना, इस दौरान ये एक्सपेक्ट करना कि शायद अमेरिका की तरफ से एक बड़ा रोल होगा। एक रोल तो है जो आज सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है और इस वक्त अमेरिकन वेपन ईरान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आधिकारिक पुष्टि वॉशिंगटन के अंदर बैठे नेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। दूसरी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है कि 70 से अधिक ऐसे साइंटिस्ट, 70 से अधिक ऐसे लोग, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर जो पॉलिटिशियंस रहे, वो यूएस की गवर्नमेंट को कह रहे हैं आप अपने आप को मिडिल ईस्ट के अंदर जिस हिसाब से वॉर के में घसीट रहे हो, ये सबसे खतरनाक और बड़ी परेशानी है। आप नेतन्याहू को बचाने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी, अपने लोग, अपने देश, अपने रिश्ते सब बर्बाद ना करें। और थोड़ा सा हमारी जानकारी के मुताबिक उस रिपोर्ट का प्रभाव ये हुआ कि वॉशिंगटन से जो हमने देखा, व्हाइट हाउस को ऑफिशियल प्रवक्ता को प्रेस ब्रीफिंग में लाकर ये बताना पड़ा कि स्पेकुलेशंस हैं जी, हमला होगा, लेकिन हमने कोई इस तरीके से आधिकारिक नहीं। और जिस अखबार ने कल रिपोर्ट की थी उनको बाज़ाब्ता वार्निंग गई और कानूनी नोटिस भी ट्रंप की तरफ से गया। तो इसका मतलब ये कि एक तो वॉर बिल्कुल भी अभी आसान नहीं है, ट्रंप भी समझते हैं, लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं वो दुनिया के सामने अभी भी नहीं है। लेकिन एक चीज और जो अहम घटनाक्रम मैं देख रहा हूं कि फिलहाल तेल अवीव से, हाइफा से, यानी कहने का मतलब है कि इजराइल से तो तमाम इंफॉर्मेशंस, विजुअल्स निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान से खामोशी सी है। ऐसा लग रहा है कि ईरान से कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं आ रही है। क्या वाकई में इंटरनेट ब्लैकआउट वहां पे कर दिया गया? ये बड़ा कारण है और आज सुबह ही हमने कंफर्म किया, सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। तेहरान टीवी चल रहा है, लेकिन उसका भी दायरा लिमिटेड हो गया है। अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इमारत थी, वो बर्बाद हो गई है। और दूसरी तरफ इंटरनेट ब्लैकआउट है, वो इसलिए भी क्योंकि दो तरह के खतरे हैं। कल कुछ साइंटिस्ट निकले जिन्होंने कहा कि अब हम उस इमारत में खड़े हैं जहां पर एक मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करके इजराइल या उनके लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरी इमारत को आप खतरे में डाल रहे हैं। लोगों ने वहां से निकलना शुरू किया। प्लस जो दूसरी बात है, मिस इन्फॉर्मेशन और ईरान के अंदर टॉप ऑफिशियल्स को टारगेट करना। और आज एक और स्टेटमेंट आ गया इंटेलिजेंस चीफ का इजराइल से, जिन्होंने कहा कि ये 22-23 नहीं, 30 से अधिक आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स मरे हैं। और ये सारी की सारी चीजें हमने टेक्नोलॉजी के जरिए की। मोबाइल का नाम नहीं लिया, लेकिन वो छोटी सी टेक्नोलॉजी, वो क्या है कि आपके जेब के अंदर मोबाइल है, जिससे परेशानी ठीक वैसे जैसे पेजर धमाके वाला इशू हुआ था। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, ये हमले किसी जगह पर रुकेंगे ये हम तो सोच रहे थे, लेकिन हम और आप जब बात कर रहे हैं, इससे कुछ घंटे पहले बैक टू बैक हर एक गुजरते लम्हे के साथ ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसका मुझे अभी तक ये लग रहा है कि तेल अवीव में तमाम तरह के प्रयास किए गए। 30 या 35% के आसपास मिसाइलों को उन्हें नहीं गिरने दिया है, लेकिन अधिकतर ब्लास्ट में, थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, इसके अलावा एक और छोटा अस्पताल जो कल के मुकाबले में छोटा था, 450 बेडों वाला था, वो भी हाइफा के अंदर टारगेट हुआ है। तेल अवीव के अंदर जहां जानकारी है कि 2 बंकर्स हिट हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो जो बंकर्स बनाए थे, वहां वो मिसाइल्स काम कर रही हैं जिनके सामने कई चैलेंजेस हैं। और मिसाइलों का थोड़ा सा पीछे चले जाए, आप बात कर रहे थे ना कि फाइटर जेट्स अभी आप दिखा रहे थे, अभी फाइटर जेट्स तक बात पहुंची नहीं है। अब हम नहीं जानते कि ईरान ने कितना खुद को अब एडवांस किया वेपन के मामले में, मगर आप सबसे पहले देखिए जो आज सुबह जानकारी निकल के आई, जब मिसाइल सिस्टम वहां से
तैयार होता है तो सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी से डायरेक्टली उसको रोकने की कोशिश होती है, पहला सिस्टम वहां से अलर्ट हो जाता है। अगर वो नाकाम हो जाए इराक के अंदर, जिसका बार बार आप बता रहे हैं अमेरिकन एयरबेस है, वहां से वो भी फेल हो जाता है तो जॉर्डन में भी एयरबेसेस हैं, पूरा सिस्टम लगा है वो। फिर वहां से आगे अमेरिका के रेड सी के अंदर अमेरिकन वॉरशिप्स, वो भी अगर नाकाम होते हैं, मेडिटेरियन सी के अंदर ब्रिटेन के पास वाले इलाकों में, वहां भी अमेरिका के वॉरशिप्स प्लस ब्रिटेन मिलकर ये सारी कोशिशें करते, नहीं होता। अगर ये सब फेल हो जाए, लास्ट ऑप्शन बचता है कि अपने F-35 जेट प्लस 22,000 टोटल रेंज कवर करके इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम बिछा रखा है, जिसमें हम आयरन डोम को भी अब तक काफी जान रहे थे। ये सब अभी तक लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इजराइल बहुत आगे है, लेकिन जहां तक बात सफलता और विफलता की है तो रोकने में जो नाकामी है केवल इजराइल की नहीं है, अमेरिका, जॉर्डन, ब्रिटेन और आसपास के देशों की है। आप अंदाजा मिसाइल क्या ये कहा जा सकता है कि जो बोइंग लगातार चाइना से, बीजिंग से उठकर तेहरान पहुंच रहे हैं, उसके अंदर वाकई में ये तकनीकें पहुंच रही हैं? ये बड़ा पॉइंट जिस तरफ आपने रेफर किया है, क्योंकि ईरान इतने कम समय में इतनी सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद मिसाइलें तैयार करता है, ये पता था बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना रडार सिस्टम, एक नहीं, दो नहीं, 8-8, 10-10 लेयर्स को ब्रेक करके, और ये लेयर्स कोई छोटी नहीं, नेटो जैसे देश हैं जिनको आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, उनकी लेयर्स को ब्रेक करके फिर आप जहां हिट कर रहे हैं टारगेट्स आपके सेट हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया ईरान ने कि अब आप उस इलाके को भी खाली कर दीजिएगा जो न्यूक्लियर साइट है, पर्टिकुलरली जहां पर इजराइल ने 1948 के बाद काम शुरू किया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर अगर दाएं बाएं हिट हो जाता है, ईरान जरूर हम जानते हैं कि शायद नुकसान में हो, जिस हिसाब से ताकतें हैं जो काफी 100 टाइम्स बेटर पावर अमेरिकन की है ईरान और इजराइल से, वो अगर कार्रवाई करता है। लेकिन इस समय टारगेट्स को हिट करना, इतनी लेयर्स को ब्रेक करना और जंग ऑफिशियली खत्म न करना, ये बताता है कि बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। प्लस शायद वो जो वार्तालाप वाली बात आपने की, आज जिनेवा के अंदर बैठक होगी, एक उम्मीद उसे की जा सकती किरण है, लेकिन कोई ज्यादा रिजल्ट। लेकिन बस एक आखिरी सवाल जिसका मुझे जवाब चाहिए होगा, उसके बाद एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। जिस प्रकार से 500-600 से ज्यादा लोगों की मौत ईरान के अंदर हो चुकी है, 650 के आसपास, कुछ 50 के आसपास कह सकते हैं कि इजराइल के अंदर भी लोगों की मौत हो चुकी है। क्या यहां से लग रहा है कि खामनेई या नेतन्याहू अपने कदमों को पीछे खींच सकते हैं, या इस वक्त दोनों देश उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं जहां से एक दूसरे को खत्म कर दिया जाए? यहां बात सारी अब ईगो की आ गई है। कोई भी एक कदम पीछे हटेगा, दैट मीन्स दुनिया के सामने एक पर्सपेक्टिव जाएगा कि आपने शायद सरेंडर कर दिया। वो जो 2 दिन पहले ट्रंप और खामनेई का स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ चल रहा था, प्लस IRGC को सारे पावर्स देना कि अब आपने चीजें संभालनी है। खामनेई साहब को ये लगता है कि अब चूंकि सीधी सी बात है, डायरेक्टली कह दिया कि हम आपको मारेंगे तो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। रिजीम चेंज वाली बात, ये हजम ईरान कभी नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नेतन्याहू की आज की बात नहीं है, उनका जो एग्रेसिव वो जो अंदाज है, ये 83 में भी हमने देखा, 96 में भी देखा, 2001 में, 9 में, 13 में, 16 में और 2025 में, और बीच में सरकार जाने के बावजूद भी विद इन 6 मंथ वापस लौट आए, लेकिन अपना स्टैंड उन्होंने बदला नहीं। दूसरी बात ये कि अमेरिका को इजराइल एक छोटा सा देश, या आप कह लीजिए उसका बच्चा उसके सामने है, वो फिर भी चैलेंज कर रहा है। उधर वो कह रहा है कि मैं बातचीत करूंगा, ट्रंप जैसी ताकत को ना मानना। तो यहां से कम मैं ये कह सकता हूं कि ना ईरान अभी पीछे हटेगा, शायद बातचीत के जरिए इतना एक मैसेज दिया जा सकता है कि आप अगर ये चीजें रोकेंगे शायद थोड़ा सा हम पीछे आए, लेकिन आप ये कहेंगे कि नेतन्याहू रोकें, लेकिन बस एक आखिरी पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी और आपकी बातचीत से निकल कर आ रहा है, एक तरफ जो है जो अगर खामनेई की बात करें वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने IRGC को कह दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पजिश्कियान की बात करें या अराक्ची की बात करें जो कि उनके विदेश मंत्री हैं, जो जिनेवा में है, वहां से एक बातचीत की पहल भी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के अंदर ही एक डिवाइड पैदा हो चुका है, एक चाहता है कि जंग जारी रहे और दूसरा चाहता है कि नहीं, अब बहुत हो गया है, जंग को रुकना चाहिए? देखिए, 2 तरह के, जाहिर सी बात है, ग्रुप हैं, लेकिन एक वो जो खुलकर अब ये कह रहा है कि आपने हमले किए जबरदस्त तरीके से, लेकिन अगर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व अमेरिका हो जाता तो ईरानियंस को ये भी पता है कि मुश्किलात और बढ़ेंगी। अब खामनेई का ये स्टेटमेंट कि बंकर आपके घर और जिंदगी है, बाहर निकलेंगे मौत है, इसका क्या मतलब है कि आप पीछे हटने वाले नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए कि जंग कितनी लंबी खींचेगी, जितनी ज्यादा जाएगी मुश्किलें ईरान के लिए भी बढ़ेंगी, सुपर पावर जरूर आमने सामने आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल वो जो आपकी बात कल और परसों आप बार बार कह रहे थे, पिच में उसको कर रहा हूं कि फिजिकली जब आपकी लड़ाई की बारी होगी तो ये जो प्लेन्स, ये जो वॉरशिप्स, ये जो मूवमेंट आप वेपन्स की देख रहे हैं, इनको चलाने वाले भी क्या भेजे जाएंगे जमीन पर, क्या सेना तैनात की जाएगी, वो बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त जिस कॉन्फिडेंस के साथ ईरान और इजराइल एक दूसरे को मार रहे हैं, उससे कम से कम लग रहा है दोनों एक दूसरे का खात्मा चाहते हैं, क्लियर विजन है। मगर
अमेरिका का रोल मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर नेतन्याहू पर शायद इतनी ना चले जितना वो ईरान पर थोड़ा 5-10% कवर कर ये सकते। डोनाल्ड ट्रंप ही फैसला करेंगे कि आगे जंग का क्या होना है। इसके लिए इंतजार हमें 2 हफ्तों का भी करना होगा। और लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि ट्रंप के साथ अब जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो चीन भी जल्दी कर सकता है, रशिया ने भी उधर से थ्रेट किया है। वो जो मैं बता रहा हूं ना कि 70 लोगों ने लिख कर दिया, उन्होंने बताया बाकायदा कि आप 5 बार बेवकूफ बन चुके हैं नेतन्याहू के नाम पर, ये आपको मुसीबत में छठी बार डाल रहा है। तो शायद अमेरिका को लग रहा है बम गिरा देगा, उसको पता है वो नुकसान बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन आगे जो रास्ता होगा, अरब देश साथ हो रहे हैं, ओआईसी की बैठक मैं क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास भी जाऊंगा, बस आखिरी सवाल में जो आपसे समझना चाहूं कि ये जो लड़ाई है, क्या नेतन्याहू और इजराइल अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है ना कि नेतन्याहू अमेरिका के फोरफ्रंट पर हमेशा रहे। ये आज की वॉर, इसलिए मैंने कहा ना, उनके खुद नेता आज कह रहे हैं कि 5 बार इसने हमें बेवकूफ बनाया। उसका क्या मतलब है? $383 बिलियन प्लस जो पैसा अभी तक हथियारों पर खर्च किया गया वो वेस्ट भी किया गया। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए ये अमेरिका को भी पता है इजराइल पीछे नहीं हट रहा है, फिर आप बीच में हथियार भी, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब आप फैसला एयर स्ट्राइक का दोबारा से या खुद बॉम्बिंग का दे ना दे, लेकिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटेंगे कम से कम। और आज प्रेसिडेंट का उनका स्टेटमेंट भी उठाकर देखिएगा कि हम बातचीत पे भी आएंगे, लेकिन वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है हर 2-3 घंटे के बाद जो है वो क्रेडिट लेने आएंगे, मगर मुझे नहीं लगता शायद पलट जा रहे हैं। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट नहीं किया, और उनको वो डर भी सता रहा, मिडिल ईस्ट में $600 मिलियन की वो जो डील करके आए वो खिसक जाएगी हाथ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया।